मैं आपको दो तस्वीरें एक साथ दिखाता हूं। एक तरफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, जिन्होंने अपने अनुयायियों से कहा है कि वो हिंदुत्व को बचाने के लिए भाला साथ रखें। ये अजीब सा लगने वाला ज्ञान दिया है। और दूसरी तरफ आप मुझे देख पा रहे हैं, ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले देश के असली सुपरस्टार नीरज चोपड़ा, जो अपने भाले यानी जेवलिन से पूरी दुनिया में भारत का नाम लगातार रोशन करते आ रहे हैं। आमतौर पर हमारे देश में साधु, सन्यासी और कथावाचक धर्म और शांति का उपदेश देते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वे लोगों को भाला रखने की सलाह दे रहे हैं। अगर बाबा बागेश्वर ये चाह रहे हैं कि उनके तमाम भक्त नीरज चोपड़ा की तरह भाला इस्तेमाल करें और खेलों में भारत का नाम चमकाएं, तो उनको साफ साफ नीरज चोपड़ा का नाम लेकर, उसका उदाहरण देकर ये कहना चाहिए ना। हमें तो लगता है कि बाबा को पूरे जोर से ये कहना चाहिए कि सुनो देशवासियों, नीरज चोपड़ा की तरह बनो, तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लहरा दो, भाला फेंको, जेवलिन फेंको और गोल्ड मेडल जीत के लाओ। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं अगर हिंदुत्व को बचाना है तो मठ, माला और भाला साथ रखना पड़ेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर के बयान को सुनकर लगता है कि वो भाले को हिंदुओं की सुरक्षा के तौर पर रखने की सलाह दे रहे हैं, जिस बयान पर अब बवाल हो गया है। और दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा हैं, जिन्होंने अपने भाले के दम से 7 अगस्त के दिन को नेशनल जेवलिन डे यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस घोषित करवा दिया है। तो आज आपके सामने भाले के 2 धुरंधर हैं और 2 उदाहरण हैं, लेकिन इनके भाले अलग अलग दिशाओं में चलते दिखाई देते हैं। ये सारी बातें मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि धार्मिक आयोजनों में हिंदू सुरक्षा के नाम अस्त्रनुमा चीज साथ रखने का बयान क्यों दिया गया। पहले आप बाबा बागेश्वर का यह बयान सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है और क्यों बाबा बागेश्वर को माला और भाला एक साथ दिखाई दे रहा है। मठ से बाहर निकलना पड़ेगा, माला और भाला रखना पड़ेगा, सीताराम सीताराम से धर्म नहीं बचेगा। बाबा बागेश्वर की भाला रखने की बात कांग्रेस को बुरी तरह चुभी है। कांग्रेस का आरोप है कि बाबा बागेश्वर सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस तरह के बयान देते हैं और लोगों को उकसाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता मुकेश नायक ने बाबा के खिलाफ कानूनी एक्शन का मांग कर दिया है, लेकिन उन्होंने बाबा बागेश्वर को एक सलाह भी दी है। सुनिए आप भी। देखो, इन्हें शास्त्री जी को एक काम करना चाहिए कि इनको विधिवत 1-2 घंटे का समय निकाल के बीजेपी के दफ्तर में बैठना चाहिए। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और हमेशा विभाजनकारी बात करते हैं। इन पर तो मुकदमे दर्ज होना चाहिए। ये सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं भारत के। वैसे तो बाबा बागेश्वर विवादित बयानों के बड़े एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। राम कथा के अलावा वो जो कुछ कहते हैं उस पर देश भर में बहस शुरू हो जाती है। पिछले कई सालों से बाबा बागेश्वर लगातार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि हिंदू खतरे में है और हिंदू अगर एकजुट नहीं हुए तो भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। और ये हिंदू खतरे में वो तब बोल रहे हैं जब उनकी पसंद की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश भर में चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या बाबा बागेश्वर के इस तरह के बयान से देश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान वो नहीं लगा रहे? क्या बाबा बागेश्वर को कानून व्यवस्था पर इतना भरोसा नहीं है कि जो हिंदुओं को अपनी सुरक्षा के लिए वो पर्सनली भाले रखने की सलाह दे रहे हैं, अस्त्र रखने की सलाह दे रहे हैं? बाबा बागेश्वर पिछले कई सालों से हिंदुओं को एकजुट करने की बात पर जोर देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अपने एक नए संगठन सुंदरकांड मंडल से जुड़ने की बात कर दी है। सुंदरकांड मंडल को लेकर बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं वो क्या है, उसके बारे में भी आप समझ लीजिए। हिंदू एकता और सनातन सुरक्षा के लिए बाबा बागेश्वर ने पिछले महीने 14 जनवरी को सुंदरकांड मंडल का केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया था। यह केंद्रीय कार्यालय बागेश्वर धाम, छतरपुर, जो कि उनका हेडक्वार्टर समझ लीजिए, वहां पर बनाया गया है। सुंदरकांड मंडल का मकसद देश भर में हिंदुओं को इस नए संगठन से जोड़ना है, यानी अपनी एक छोटी सी भक्तों की वो सेना बनाना चाह रहे हैं। देश भर के सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम को रिपोर्ट करेंगे, यानी उनके मुख्यालय को रिपोर्ट करेंगे, जहां पे खुद बाबा बागेश्वर अपना पूरा आश्रम चलाते हैं, अपनी पूरी आप कह सकते हैं कि मंडली चलाते हैं। कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर सुंदरकांड मंडल को लेकर अपना उद्देश्य शेयर भी कर चुके हैं। बाबा बागेश्वर की भाले वाली सोच कितनी दूर जाएगी, भाले से भला करना चाहते हैं, किसका भला करेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज आपको भाले के असली हीरो यानी जेवलिन प्लेयर नीरज चोपड़ा के बारे में भी इस वक्त जरूर जानना चाहिए।
इससे आपको समझ में आएगा कि सही हाथ भाला थाम ले और सही दिशा में भाला को चलाएं तो देश का मान सम्मान बढ़ता है। हम सब जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन इससे पहले की यात्रा उनके लिए कितनी मुश्किल भरी रही थी, इसको भी आपको आज याद दिलाने की जरूरत है। नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के खंडारा गांव से आते हैं। उनके पिता एक किसान हैं, किसान परिवार में पैदा हुए। उनके सामान्य से परिवार में 19 लोग रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 13 साल की उम्र में नीरज का वजन 80 किलो से ज्यादा था। इसके लिए नीरज कई साल अपने शरीर पर काम करते रहे। नीरज ने जब जेवलिन खेलने का फैसला किया तो उनके पिता को खर्चे की चिंता हो गई, क्योंकि परिवार की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो उसका खर्चा उठा पाते। 2017 में नीरज की इंडियन आर्मी में नौकरी लगी। इसके बाद उन्होंने जेवलिन खरीदने में कुछ सहूलियत हुई, क्योंकि प्रोफेशनल जेवलिन की कीमत 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की होती है। आर्थिक तंगी के प्रेशर से निकलकर ही नीरज ने अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। जी हां, स्वर्ण पदक। आश्चर्यचकित तरीके से उसने सब कुछ, जो आप कह सकते हैं खेल की दुनिया में भारत का नाम, मान सम्मान, नाम सब बढ़ा दिया। इसके बाद 2021 में 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे यानी राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस घोषित किया गया। यह नीरज का ही अचीवमेंट था। तो नीरज चोपड़ा के भाले ने देश के बच्चे बच्चे को जेवलिन से परिचय करवा दिया। 2021 से पहले बहुत से लोगों ने इस शब्द को बहुत कम सुना था, लेकिन अब देश में बाबा बागेश्वर ने भाले की चर्चा हो रही है। इसे पीछे वो हिंदुओं की रक्षा की बात कर रहे हैं। आखिर बाबा बागेश्वर को क्यों लगता है कि भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है? इसके पीछे बाबा बागेश्वर का तर्क भी सुनिए। केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। भारत विश्व गुरु बने, और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा हम यात्राएं करते रहेंगे। भारत संविधान से चलेगा या भारत धर्म ग्रंथों से चलेगा? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं बाबा बागेश्वर, लगातार इस तरह की बात करते हैं। न जाने क्यों कैमरे के सामने बात करते हैं। सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे ना, संसद को चिट्ठी लिखे ना, बोले राष्ट्रपति को लिखकर कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। आपके तो बहुत अनुयायी हैं, देखते हैं क्या होता है, कितनी आपकी बात सुनी जाती है, कितनी आपकी बात मानी जाती है। देश में संविधान सर्वोपरि है। अभी देश संविधान से चलता है और चलता रहेगा, फिलहाल की जो स्थिति है। भाला के बाद अब लठ की बात करते हैं। बजरंग दल और शिवसेना समेत हिंदुओं की रक्षा के नाम पर बने दर्जनों दल लठ लेकर अब मैदान में। प्रेम पुजारी रहे भारत में इन लोगों ने प्रेम पर पहरा बिठा दिया है। वैलेंटाइंस डे के विरोध में मोहब्बत के मोगेम्बो बनकर ऐलान कर रहे हैं, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना को। कल 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे, रोम के संत वैलेंटाइन के नाम पर मनाया जाने वाला दिवस। अपने यहाँ कुछ लोग इसे प्यार का पर्व, प्यार का दिन कहते हैं, तो कुछ इसे पश्चिमी संस्कृति की साजिश करार दे देते हैं। लेकिन आज तमाम शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ना प्यार की हैं ना त्योहार की हैं। वो तस्वीरें हैं डर की, खौफ की। वो तस्वीरें हैं डंडों की, नफरत की। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। ये तमाम लोग जो मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो तरह तरह से समाज में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर साल 11, 12, 13 फरवरी को ही क्यों निकलते हैं? साल भर 360 दिन क्या करते हैं ये लोग? क्यों तब नहीं सिखाते कि माता पिता दिवस बनाया जाए? क्या प्रेम को लाठी से नापा जाएगा? क्या संस्कृति की रक्षा डंडों से होगी? मध्य प्रदेश के सागर में शिव सैनिक जमा हुए, पंडित पुरोहित बुलाए गए, वैदिक मंत्रोच्चारण हुआ और फिर लाठियों में तेल डाला गया। लाठियों की पूजा की गई, क्योंकि कल कुछ जोड़े हाथ पे हाथ डाले अगर पार्क में घूमते हुए, मॉल में घूमते हुए मिल जाएं तो ये उसका जवाब दे सके। ये देखिए क्या कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की तस्वीरें थी। मध्य प्रदेश में सरकार मोहन यादव साहब की है, उनके पास जाएं और कहें कि कानून व्यवस्था लागू करें, वो नहीं हो रहा है। अब पटना की बात करता हूं। पटना में हिंदू शिव भवानी सेना, नया नाम, शिव भवानी सेना ने पोस्टर चिपकाए, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। गाजियाबाद में हिंदू जागृति मंच के लोग पार्क में घुसकर जोड़ों से पूछताछ कर रहे हैं, कौन हो तुम, किस धर्म के हो? ये हिंदुस्तान है, देखिए आप। यूपी के एक और शहर मुजफ्फरनगर की बात करता हूं। यहां पर तो वैलेंटाइन डे से पहले क्रांति सेना
कार्यालय पर लठ पूजन किया गया। कौन कौन सी सेनाएं, शिव भवानी, क्रांति, क्या क्या नाम है, पूजन किया गया लठ का। क्रांति सेना की महिलाओं ने लठ पूजन किया और चेतावनी जारी की, वार्निंग देते हुए नारा दिया, जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। ऐसा करने वाले सिर्फ एक मजहब के लोग नहीं हैं, सिर्फ एक ही धर्म, ऐसा नहीं हो रहा है। अब मुंबई की बात करता हूं। मुंबई की रजा अकेडमी के प्रेसिडेंट मौलाना मोहम्मद सईद नूरी ने कहा, इस्लाम में वैलेंटाइंस डे की कोई जगह नहीं है, ये नाजायज और हराम है। सुनिए। 14 तारीख में जो हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, हम ये बोलना चाहते हैं कि पुलवामा में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि दो, उनके लिए कोई ब्लैक डे बनाइए। आप ये वैलेंटाइन डे क्यों बनाते हो? ऐसा क्या हो गया भाई आपको? हमारी जो है युवा पीढ़ी इतनी बेकार हो रही है, संस्कृति हमारी खराब कर रहे हैं, इसका हम विरोध करते हैं। क्रांति सेना की इन महिला नेत्री को आपने सुना, वो पुलवामा को याद कर रही हैं वैलेंटाइंस डे पर, जबकि पुलवामा हुआ था अप्रैल के महीने में, 23 अप्रैल को। आखिर आज 14 फरवरी को वो कह रहे हैं कि हम वैलेंटाइंस डे नहीं मनाने देंगे, आप उनको याद करो। कहां से कहां चीजों को जोड़ा जा रहा है अपने गलत कामों को जस्टिफाई करने के लिए। अभी आपने दोनों को सुना, हिंदू पक्ष को भी और मुस्लिम पक्ष को भी। हिंदू पक्ष उग्र दिखाई दे रहा है, मुस्लिम पक्ष केवल बात कह रहा है। एक तरफ देश में धर्म के मजहब के नाम पर तनाव चल रहा हो, तो वहीं वैलेंटाइंस डे को लेकर कुछ धर्म के ठेकेदार मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा राग अलाप है। मौलाना सईद ने तो देश भर के इमामों से गुजारिश कर दी कि मस्जिदों से ऐलान करें कि मुसलमान वैलेंटाइंस डे ना मनाएं। एक तरफ मौलाना कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे हराम है, हिंदू संगठनों के लोग चेता रहे हैं वैलेंटाइन डे मनाया तो खैर नहीं। मेरा कहना है कि प्रेम अगर मर्यादा में है तो वो संस्कृति है, अगर मर्यादा से बाहर है तो उसे कानून संभालेगा, ना कि लाठी ले हुए ऐसे लोग जो अपने आप को कानून का सबसे बड़ा रक्षक कह रहे हैं। हाँ, आज के समय में समाज में ऐसी भी बीमार मानसिकता के लोग सामने आ रहे हैं जो प्रेम को मजहबी हथियार बनाने में लगे हुए हैं। यहां भी हिंदू मुसलमान करते पकड़ते आते हैं, मजहबी उन्माद में वो प्यार को भी जुर्म बना देते हैं। ऐसे लोगों को कानून से सजा मिलती है। फिर लोगों के हाथ में ये डंडे क्यों हैं? ऐसी धमकियां क्यों दी जा रही? हनुमान चालीसा पढ़िए, भक्ति करिए, भजन गाइए, लठ मत उठाइए, लठ की धमकियां मत दीजिए, उसके लिए पुलिस है, कानून व्यवस्था है। एक तरफ लठ की बात होती है तो दूसरी तरफ मोहब्बत की बात करने वाले कोट द्वार के वो दीपक, याद है ना आपको, जिन्होंने अपना नाम मोहब्बत दीपक बताया था, उनको अभी भी लगातार धमकियां मिल रही हैं। और इतने ही नहीं, उनके जिम में लोगों का आना भी कम हो गया है। जिस जिम को वह चलाते हैं, डर के मारे लोगों ने उससे बॉयकॉट कर दिया है। हमारे संवाददाता ग्राउंड पर गए और देखा उनके जिम की क्या हालत है, देखिए जरा। पहले 150 लोग आते थे, लेकिन आज जिम की स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ तस्वीरें, देखिए आप, मैं कोटद्वार के उस जिम से दिखा रहा हूँ जो मोहम्मद उर्फ दीपक कुमार का है। और दीपक कुमार के इस जिम में अब जहां लोग 150 के करीब आते थे, आज उनकी संख्या बेहद ज़्यादा कम हो गई। उसके पीछे की वजह भी जानेंगे, कुछ लोग भी हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या वजह थी? मेरा नाम आकिब खान है और वजह जिम में कम, क्योंकि कई सारे बच्चों को उनके घर वाले मना कर रहे हैं कि माहौल ख़राब है, जिम में मत जाओ। मेरे 1-2 फ्रेंड हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि इस टाइम जिम का माहौल ख़राब है, आप जिम मत जाओ। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरह की पोस्ट आती हैं कि दीपक कुमार को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अभी हम उनके घर पे भी गए, घर पे ताला लगा हुआ था। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, आपको पहले जिम की तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पे पूरा गुलजार रहता था बच्चों से, जो एक्सरसाइज करने वाले लोग रहते थे, वो यहाँ पे लगातार मौजूद रहते थे। और उसके बाद आज की स्थिति आप देख सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि 100 से 150 लोग यहाँ पे लगातार आते थे और जिम बहुत अच्छा चलता था। हल्क जिम है ये, आप उनके दोस्त भी हैं। आप बताइए, स्थिति ऐसी क्यों? क्या कोई सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश, राजनीति, क्या मानते हैं आप इसे? नहीं, बस भैया हमको लगता है केवल एक माहौल जो डर का भय बना दिया गया कोटद्वार में, जो बाहर के लोग हमेशा धमकी दे रहे हैं दीपक को, और उसके कारण जो यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते थे, जो हमारे युवा लोग थे, तो कहीं ना कहीं डर का भय उनके अंदर भी बैठ गया है। कहीं ना कहीं उनके घर वाले भी शायद उनको यहाँ आने के लिए मना कर रहे हैं, जो हमको महसूस हो रहा है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात यह है कि भैया एक्सरसाइज लोगों की कंटिन्यू होती है और काफ़ी दिन से 26 तारीख से लेकर अभी तक ये जिम कहीं ना कहीं बंदी था लगभग, तो उनकी एक्सरसाइज छूट रही थी, तो कहीं ना कहीं उस कारण भी यहाँ से लोगों ने शिफ्ट कर दिया, दूसरी कर दी। दीपक को धमकाने के लिए कुछ हिंदू संगठन के लोग निकले भी थे कि कोटद्वार जाएंगे और हम उसको पूरी तरीके से मुल्ला बना देंगे, इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे।
उन सबको पुलिस ने रोक लिया। समय रहते पुलिस ने कार्रवाई कर दी, इन लोगों को रोक लिया, वरना फिर इस प्रेम के दिवस के मौके पर यानी 14 फरवरी के दिन के मौके पर फिर कुछ नया बवाल वहां पर खड़ा होता दिखाई दे रहा था। फिलहाल तो शांति कोटद्वार में है, लेकिन दीपक कुमार कैमरे के सामने आने से अभी भी संकोच करते हैं, हिचकिचाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण कहानी की, जिसको आप तमाम लोगों ने भारी वोट के साथ देखना चाहा है। सीबीएसई एग्जाम से जुड़ी यह खबर है। यह खबर सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा देने जा रहे 17 लाख से अधिक स्टूडेंट से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इस बार 12वीं की कॉपियां डिजिटली चेक होंगी। जी आप पेपर मैनुअली लिखेंगे, लेकिन कॉपियां डिजिटली चेक होंगी। यह एक तरीके से एक डिजिटल प्रयोग है, बिल्कुल नया और बिल्कुल आप कह सकते हैं अनूठा, क्योंकि सीबीएसई 12वीं के 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की किस्मत डिजिटल स्क्रीन पर लिखी जाएगी। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू हो रही है, यानी अगले हफ्ते के मंगलवार से, और 10 अप्रैल तक चलेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने फैसला किया कि 12वीं की कॉपियां अब ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची जाएंगी, यानी परीक्षा तो ऑफलाइन होगी, लेकिन मार्किंग पूरी तरीके से ऑनलाइन होगी। बच्चों की कॉपियां परीक्षा केंद्र पर ही स्कैन होकर सिस्टम में अपलोड हो जाएंगी। करीब 1 करोड़ कॉपियों को अपलोड किया जाएगा, जिसमें 32 करोड़ से भी अधिक पन्ने स्कैन किए जाएंगे। 12वीं की परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स के एक एक पेज कंप्यूटर पर होंगे। पहली बार पूरी मार्किंग ऑन स्क्रीन होगी, बिना कागज, बिना ट्रांसपोर्ट, बिना मैनुअल एंट्री के। चेक करने वाले टीचर कंप्यूटर पर क्लिक कर अब नंबर देंगे, यानी कॉपी चेक करेंगे। इसे लेकर आज सीबीएसई ने 4 घंटे से भी अधिक का वेबिनार किया। सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह की अगुवाई में एग्जाम सेंटर के प्रिंसिपल के साथ केंद्र व्यवस्थापकों और ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के बारे में बताया गया। सीबीएसई की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इससे समय बचेगा, खर्च बचेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, गलतियां कम होगी, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं, खासकर पेरेंट्स के मन में। क्या देश भर के हर स्कूल में इंटरनेट इतना मजबूत होगा कि कॉपियां स्कैन कर अपलोड हो जाएंगी? क्या हर टीचर डिजिटली सिस्टम के लिए पूरी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है? और अगर 32 करोड़ पन्नों की स्कैनिंग में कहीं एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनिए 12वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों के मन में क्या संशय है। ये तो गलत फैसला हुआ, क्योंकि सीबीएसई को ये चीज़ हमें बहुत पहले बतानी चाहिए थी। और कहते हैं कि जैसे कि जब टीचर्स चेक करते हैं पेपर तो उसमें ही बहुत सी गलतियां होती है, तो कंप्यूटर पे हम लोग कैसे भरोसा कर सकते कि उस पर सही होगा? एक हफ्ते में एग्जाम से इतना प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है, ऊपर से ये आप बता दे रहे हो कि 12th में आपका पेपर ऐसे चेक नहीं होगा जैसे हमेशा से सबका होते आ रहा है। लाइक हमारे ही बैच पे क्यों इस चीज पे हमारी बैच को टारगेट किया गया? इन लोगों को पहले चेक करना चाहिए कि इसका आउटकम क्या है 11th में करके, और ना कि डायरेक्ट 12 में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, वो भी सिर्फ सीबीएसई के लिए। अभी आप जिनकी चिंताएं सुन रहे थे, ये पटना के लोग थे, पटना के बच्चे थे। अगर ये चिंताएं जायज सुनाई भी देती हैं, अगर स्कैनिंग के दौरान कोई पन्ना क्लियरली अपलोड नहीं हुआ, कोई पन्ना मुड़ गया, उसकी कॉपी ठीक से नहीं हो पाई, अगर सिस्टम क्रैश हो गया या सर्वर डाउन हो गया तो क्या होगा? कहीं बच्चों का भविष्य, 12वीं की परीक्षा है, तकनीकी गड़बड़ी की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगी? सीबीएसई स्कूल के प्रिंसिपल, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े लोग और पेरेंट्स का क्या कहना है, इनको भी आपको जरूर सुनना चाहिए। चोरी थी कि उनको ये पेपर देख के पढ़ के उनको वो करते थे, अभी वैसे ही करेंगे, पर उसमें जो मार्किंग होगी वो ऑनलाइन हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम यदि दिया जाता है ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा एफिशिएंसी आती है उसमें, ज़्यादा परफेक्टली काम कर पाते सर। और दूसरा स्ट्रेस है कि हम कॉन्टिन्यूसली कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट तरीके का हमारा स्ट्रेस होगा। प्री बोर्ड जो एग्जामिनेशन होता है उसमें बच्चों का एग्जाम हुआ, उसमें आप कॉपी स्कैन करते और कंप्यूटराइज चेक कराते तो आपको भी पता चलता कि हाँ भाई इसमें क्या है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर मैनुअल कॉपी चेक होती, और अगर सक्सेसफुल हो जाता तो आप इसको कंटिन्यू करते। ये इतना बड़ा और इतना नया अनुभव है और पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा है 12वीं के तमाम 17-18 लाख बच्चों के लिए। सवाल दरअसल बच्चों के भविष्य का, और यही चिंता हमको भी है। ऐसे में हमने सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज से भी बात की, सुनिए। तो सुना अपने सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर का कहना है कि शिक्षक अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में बैठकर OSM पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। हर सवाल के सामने अलग मार्क्स का कॉलम होगा, टोटलिंग अपने आप हो जाएगी।
मार्क्स सीधे रिजल्ट डेटाबेस में आ जाएंगे, यानी जोड़ घटाव की गलती ना के बराबर होगी। ऐसे में कहना गलत नहीं है कि इस व्यवस्था की असली परीक्षा छात्र नहीं सिस्टम की है। जब नतीजे आएंगे उम्मीद करनी चाहिए कि ये सिस्टम सक्सेसफुल रहे, फेल ना हो। पेरेंट्स की जो चिंताएं हैं वो चिंताएं रहें, वो चिंताएं सुलझ जाएं। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की जिसको आपने भरपूर वोट दिए हैं, और ये बात है मिडिल ईस्ट में उठे जंगी तूफान की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में अब विश्व युद्ध की ज्वाला धधक रही है। खमेनेई के कंधे पर पुतिन के हाथ रख दिया है। रूस ने ईरान के साथ सुखोई 57 की सीक्रेट डील की है। इस खबर से व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है। इसका मतलब साफ है कि अब अमेरिका से सिर्फ ईरानी मिसाइलें ही नहीं बल्कि रूसी फाइटर भी बदला ले सकते हैं। यह डील ऐसे समय में लीक हुई है जिस वक्त अरब सागर में अमेरिका के वॉरशिप खमेनेई का खात्मा करने के लिए तैयार खड़े हैं। जो लोग वॉर एयरप्लेन्स के बारे में जानते हैं उनके लिए Su-57 यानी सुखोई 57 के बारे में वो ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से ये एक है। रूस के इस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को अमेरिका जैसे देश बड़ी चुनौती मानते हैं। ये स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ मिनी बॉम्बर का भी काम एक साथ करता है। इसकी एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसे दूसरे फाइटर जेट से अलग बनाती है। सुखोई 57 आसानी से रडार को चकमा दे सकता है, यानी ये फाइटर जेट दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की पूरी हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। इसकी स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइटर जेट कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि दुनिया में इसे जॉइंट किलर यानी जायंट किलर यानी आसमानी हत्यारे के तौर के नाम से भी जानती है। ईरान ने अमेरिका को मध्य पूर्व से मिटाने की धमकी दी है, लेकिन अमेरिका की तैयारी भी कंप्लीट है, सिर्फ बटन दबाने की देरी है। अरब सागर में कैसे ट्रंप के गुस्से का लावा धधक रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के मुहायने पर अमेरिकी वॉरशिप काल की तरह मंडरा रहे हैं। एक दो नहीं तीन अमेरिकी युद्धपोतों ने खामनेई को घेरा हुआ है। दुनिया के सबसे विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। खबर है कि जो वॉरशिप अब तक कैरिबियन सागर में तैनात था उसे अब मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। यूएस अरब सागर में पहले से ही यूएसएस अब्राहम लिंकन करियर ग्रुप मौजूद है। अब फोर्ड के वहां पहुंचने से अमेरिका की मिलिट्री पावर ट्रिपल हो जाएगी। यूएसएस अब्राहम लिंकन और 3 मिसाइल से लैस युद्धपोत अरब सागर से ईरान को सीधे चुनौती दे रहे हैं और इसके साथ करीब 5700 अमेरिकी सैनिक भी रेडी मोड में हैं। तो क्या अमेरिका ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या होकर रहेगा ईरान अमेरिका के बीच वॉर? 3 अमेरिकी बाहुबलियों ने मिडिल ईस्ट की टेंशन को बढ़ा दिया है, लेकिन अमेरिका की इस घातक तैयारी पर चीन की नजर टिकी हुई है। ईरान चीनी सैटेलाइट की मदद से अमेरिका के सभी टारगेट पर नजर गड़ाकर बैठा है। एक हमला हुआ और ईरान अपना सबसे खौफनाक हमला शुरू कर देगा। ईरान को चीनी सैटेलाइटों से पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब और कहां पर अमेरिका का युद्धपोत या जंगी बेड़ा एक्टिव है, इसका पूरा अपडेट ईरान को चीन से मिल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंगी हालात है तो वहीं बांग्लादेश पड़ोस में लोकतंत्र जीता है। कैसे हिंदुओं से हार गई ये जमात, आइए देखते हैं। बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उन्हीं हिंदुओं ने वोट की ताकत से कट्टरपंथियों का बैंड बजा दिया है। 20 साल बाद बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन ने 299 में से 212 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। जमात के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक के नतीजों में 77 सीटें मिलती ही दिखाई देती हैं। बांग्लादेश के चुनाव में हीरो बनकर उभरे तारिक रहमान। तारिक पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और अब नए प्रधानमंत्री बांग्लादेश के बन रहे हैं। बीएनपी की जीत का पूरा क्रेडिट तारिक रहमान को दिया जा रहा है। तारिक रहमान की जीत के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने उनको बधाई देने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इस बड़ी जीत के लिए बधाई मेरे तारिक भाई। ममता बनर्जी ने उम्मीद जताई कि हमारे संबंध हमेशा बांग्लादेश के साथ सौहार्दपूर्ण रहेंगे। बांग्लादेश चुनाव में अब की बार सबकी नजर यहां के हिंदू फैक्टर पर थी,
क्योंकि हिंदुओं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा था जब से वहाँ पर केयर टेकर सरकार चल रही थी। चक्रव्यूह में हमने आपको बताया भी था कि किस तरह चुनाव में बीएनपी समेत तमाम दलों ने यहाँ के अल्पसंख्यक खासकर हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है, हिंदुओं को जीतने की कोशिश की जा रही है। अब तक के नतीजों में 36 ऐसी सीटें हैं जिन पे बीएनपी को जीत मिली है, जिसमें हिंदू निर्णायक वोटर थे। बीएनपी के सीनियर लीडर गहेश्वर चंद्र रॉय ने ढाका 3 सीट से जीत हासिल की है। ये जीत इसलिए खास है क्योंकि राजधानी ढाका से पहली बार कोई हिंदू सांसद चुना गया है। वहीं रंगामाटी से बीएनपी के ही दीपेन देवेन, जबकि मगुरा 2 से बीएनपी के नित्य राय चौधरी चुनाव जीते हैं। ये तमाम वो नेता हैं जो हिंदू कम्युनिटी से आते हैं और ये चुनाव जीतकर वहां पहुंचे, वो भी उस माहौल में जब हिंदुओं के खिलाफ माहौल था। ये स्पष्ट है कि आज बांग्लादेश में जो चुनावों के परिणाम सामने आए हैं उससे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और पाकिस्तान के डीप स्टेट की भी हार हुई है, जो कि बांग्लादेश में अपने दबदबे को बढ़ाने की साजिशें रच रहा था। बांग्लादेश के परिणाम भारत के लिए कुछ राहत की खबर लेकर आए। खैर, अब बात करते हैं आज के पब्लिक व्यूज की। हिमानी रावत पोस्ट करके लिखती है, बाबा बागेश्वर की माला के साथ भाला जैसी भाषा धार्मिक जागरूकता का संदेश है या समाज में टकराव की आशंका को बढ़ा सकती है। सुनील गोस्वामी लिखते हैं, बांग्लादेश के चुनाव परिणाम में जो नतीजे आए हैं उनके दूरगामी परिणाम होंगे। भारत को भी बीएनपी सरकार के साथ मिलकर दोस्ती का नया अध्याय लिखना चाहिए। पीएम ने उनको लिखकर बधाई भी आज दे दी है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।